देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो जाती है फिर आउटकम में रिजल्ट्स का पॉजिटिव आना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, कोई भी ऑप्शनल पेपर प्रिपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल मैं ज्योग्राफी की बातें कर लेता हूँ, तो ज्योग्राफी में आपको पहले पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, मतलब जिसको बोलूंगा मैं फाउंडेशनल रीडिंग करनी पड़ेगी। 739 में से अगर आपके ऑप्शनल में आपने अच्छा प्रिपेयर किया है तो 300 मार्क्स आपको वहीं से मिल रहे हैं। हाउ मच इजी इट बिकम्स फॉर यू कि आप अपने मेंस को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। फाउंडेशन कोर्स जब मैं लाता हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल का, मैं वहां पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला मैं आपके स्ट्रक्चर्ड 5 मंथ प्रोग्राम के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करूंगा। आपको 300 मार्क्स प्लस अगर टारगेट करना है अपने ऑप्शनल में तो यही मेथोडोलॉजी आपकी होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ रीडिंग से बात बन जाएगी, नहीं बनने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी आईएएस। आई एम कपिल भारद्वाज, ज्योग्राफी ऑप्शनल फैकल्टी एट सारथी आईएएस। दोस्तों, आज हम काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और इस डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय योर ऑप्शनल पेपर इन योर सिलेक्शन। यू मे बी थिंकिंग कि जीएस में इतना इंपॉर्टेंस है, उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, ऐसा है, लेकिन लिटरली ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड देन डेफिनेटली ज्योग्राफी के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, 15th ऑफ जून दैट इज मंडे से वी आर स्टार्टिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल फाउंडेशन बैच। अब इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उससे पहले नीड समझते हैं कि एग्जैक्टली एक पर्सन को अगर ऑप्शनल प्रिपेयर करना है तो उसकी नीड क्या होंगी। उस नीड के बाद बात करेंगे कि पढ़ाया क्या जाएगा। एंड एज यू नो द क्रेडिबिलिटी, many toppers believe on me for geography optional and they had scored very well into it. So next turn is yours। इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो जाती है फिर आउटकम में रिजल्ट्स का पॉजिटिव आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटेजी क्या कहती है यहाँ पे? स्ट्रेटेजी कहती है कि जो आपका मेंस एग्जाम है उसके अंदर टोटल मार्क्स हो गए 1750 मार्क्स। आउट ऑफ इट यू नो का ऑप्शनल पेपर अकेला 500 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। और आपका जीएस पेपर की मैं बात करूंगा 1250 मार्क्स इंक्लूडिंग ऐसे कंट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन गेम यहाँ खत्म नहीं होता, गेम यहाँ से शुरू होता है। शुरू कैसे होता है? दोज पीपल हु विल बी एबल टू गेट 600 मार्क्स, वो बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे जीएस के अंदर। अदरवाइज पीपल जस्ट एंड अप इन एंड अराउंड 500 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब है एवरेज स्कोर जो आपका जीएस के अंदर ड्विंडल करता है वो होता है 40 टू 50%। मैं अगर बेटर साइड लेके चलता हूं तो फिर ये 600 होगा, अदरवाइज वो 500 की साइड ही देखने को मिलता है। आप गूगल करके बहुत सारे लोगों की शीट देखोगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ऑप्शनल पेपर, वो आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना होता है एंड इवन स्कोरिंग भी होता है, जिसकी वजह से आप आराम से उसमें 60% मार्क्स गेन कर सकते हो। आराम का मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं कि आपने एक रीडिंग दी और आपको 60% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप समझो, आपको 60% मार्क्स जो है वो आराम से मिल जाते हैं आपके ऑप्शनल में। आप कुछ भी कर लो, यहाँ आपको 60% मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ मेरे को एवरेज अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को 600 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को उन्हीं में से 300 मार्क्स आराम से मिल जा रहे हैं। ठीक है ना, इट इज कंपेरेटिवली इजी टू गेट। ठीक है ना, ऑब्वियसली कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ 60% जाने की कोशिश करोगे आप जा ही नहीं पाओगे। बट हियर यू कैन रीच। थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करो, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़े अच्छे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके आंसर राइटिंग करो, आप आराम से 60% तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप एक बार लास्ट ईयर 2025 के मेंस की कट ऑफ देखिए। जनरल कैटेगरी से मेंस की कट ऑफ आती है आपकी 739। 739 अगर आपकी कट ऑफ थी, अब आप सोच के देखो, 739 में से अगर आपके ऑप्शनल में आपने अच्छा प्रिपेयर किया है तो 300 मार्क्स आपको वहीं से मिल रहे हैं। हाउ मच इजी इट बिकम्स फॉर यू कि आप अपने मेंस को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। बस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन अगर आपको मेंस को इस लेवल से तैयार करना है और बड़ी इजीली क्वालिफाई करना है, तो अपने ऑप्शनल को भी बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अब बेहतरीन तरीका होता क्या है? आपके ऑप्शनल की कुछ नीड होती है, कुछ मेथोडोलॉजी होती है। हमें लगता है कि ऑप्शनल पेपर के अंदर कि अगर आप एक रीडिंग दे दोगे तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल मेथड क्या होता है? सबसे पहली चीज, देखिए कोई भी ऑप्शनल पेपर प्रिपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल मैं ज्योग्राफी की बातें कर लेता हूं, तो ज्योग्राफी में आपको पहले पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, मतलब जिसको बोलूंगा मैं फाउंडेशनल रीडिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं एनवायरमेंटलिज्म,
अगर मैं बोलूँ सोशलिज्म, अगर मैं बोलूँ बिहेवियरलिज्म, अगर मैं बोलूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अगर मैं बोलूँ रेनफॉल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके पीछे एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? ये आपका सबसे बेसिक फाउंडेशन होगा, ठीक है? एक फाउंडेशनल रीडिंग आप करोगे। जब आपकी फाउंडेशनल रीडिंग हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप नोट्स मेकिंग पे जाओगे, ठीक है? ये तरीका है, बता रहा हूँ मैं मेथड क्या है। हमेशा याद रखना, अगर आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाने लग गए हो, देन इट विल बिकम ब्लंडर फॉर यू। रीज़न बीइंग क्योंकि जब आप फर्स्ट रीडिंग देते हो ना, आपको लार्जरली लग रहा होता है कि सारी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से क्या छोड़ना और क्या रखना, सारे आप नोट्स बना देते हो। और नोट्स कभी भी वो नहीं होते जो बल्की हैं कि सारी चीज़ें नोट्स में कवर हो जाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नोट्स वो होता है अच्छा, जो आप रिवीजन टाइम पे यूज़ करो और आपके मार्क्स को एनहांस करे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एफिशिएंसी। दैट्स व्हाई पहले आपने अपना फाउंडेशनल रीडिंग दिया, अपने कॉन्सेप्ट जो बेसिक थे, वो आपने डेवलप कर लिए। बेसिक जो थीम थी आपके टॉपिक्स की, वो आपने अंडरस्टैंड कर ली। आपने एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस क्रिएट किया है। अब उस नॉलेज बेस के बाद आप अपनी क्रिस्प नोट्स मेकिंग पे जाते हो, कंसाइज़ नोट्स मेकिंग पे जाते हो। क्योंकि जब आप सेकंड रीडिंग दे रहे होते हो, तो आप ये देखते हो कि यार इस नोट्स में ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो मुझे याद नहीं थी, आप उसको नोट्स में लिख लेते हो। ठीक है ना? तो ऐसा करते चले जाओगे तो कंसाइज़ नोट्स बनेंगे। अब जब कंसाइज़ नोट्स बन जाएँगे तो आप उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहेंगी। अब होता क्या है जब भी आप क्वेश्चन देखते हो, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में मैं बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो लिख सकता हूँ, लेकिन इसको एनरिच तरीके से कैसे लिखूँ? डेटा कहाँ से लेके आऊँ? करंट अफेयर कैसे इनकलकेट करूँ? ये सारी चीज़ें आपको फिर प्रॉब्लम आना शुरू होती है। और जब ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है, वो सॉल्व होती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस आंसर राइटिंग की मेथोडोलॉजी होती है जो मैं अपनी क्लास में फॉलो करता हूँ। मैं अपनी क्लास में पहले ये फॉलो करता हूँ कि कुछ टेम्पलेट आपके होने चाहिए इंट्रोडक्शन के, कुछ टेम्पलेट आपके पास होने चाहिए कंक्लूजन के, कुछ आपकी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए पहले ओपन बुक के हिसाब से आप आंसर लिखना शुरू करो, देन क्लोज बुक, देन करंट अफेयर का इनकलकेशन और फिर डायग्राम का इनकलकेशन और यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। अदरवाइज तो व्हाट हैपेंस कि हम जब भी किसी का एक बहुत फॉर्मलाइज़ आंसर देखते हैं, मुझे नहीं पता उसके पीछे कि उस बंदे ने प्रैक्टिस कितनी की है। मुझे लगता है यार इस आंसर में और मेरे आंसर में तो दिन-रात का अंतर है। मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा? मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। आपको नहीं पता होता उस बंदे ने कितने एफर्ट डाले हैं। हमेशा एफर्ट स्ट्रैटेजिक ही होते हैं, धीरे-धीरे ही सीखा जाता है और यही तरीका होता है जिसके थ्रू आप सीखते हैं। और जब आपने ये कर लिया, तो आपको क्या हुआ? बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है। आपने नोट्स बना लिए हैं, आपका रिवीजन अच्छा हो गया है और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। अब आपको स्ट्रैटेजिक रिवीजन्स करने होते हैं। स्ट्रैटेजिक रिवीजन का मतलब होगा मल्टीपल साइकिल ऑफ रिवीजन्स आपको करने होंगे और उसके साथ-साथ में कॉन्सेप्ट हर बंदे के साथ ऐसे होते हैं कि ये मेरे वीक हैं, इनके लिए मैं कुछ बेटर प्रिपेयर कर सकता हूँ। उसके साथ-साथ में मैं करंट अफेयर की लिंकेज कैसे कर सकता हूँ, डेटाबेस इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन मुझे कब लिखना है, इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे, तब आपका ऑप्शनल प्रिपेयर होगा। तब हम वहाँ पहुँचेंगे, जो हम बोल रहे हैं कि हम 300 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है? अगर ये स्ट्रैटेजी है तो इस स्ट्रैटेजी में मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में किस तरीके से पढ़ाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपकी वहाँ पे काफ़ी कारगर साबित होती है। तो देखो, फाउंडेशन कोर्स जब मैं लाता हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल का व्हिच इज़ इटसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 15th दैट इज़ मंडे जून में, मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला मैं आपके स्ट्रक्चर्ड 5 मंथ प्रोग्राम के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करूँगा, ठीक है? आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, लुसिड डिस्कशन होगा और उसी के साथ में जब मैं एक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से मैंने आज आपको अ, पढ़ाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। तो आपको उसी के ऊपर लाइव क्लास तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ-साथ में आपको कॉन्सेप्चुअल नोट्स भी मिलेंगे, सेम टॉपिक के। ताकि आपको ये ना करना पड़े कि वो बुक रेफर करो, वो बुक रेफर करो, ये वाला पेज पढ़ो, वो वाला पेज पढ़ो, ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई। आपका एक ब्रॉड बेस जो है वो वहाँ पे डेवलप हो गया। जब आपका भी डेवलपमेंट हो गया, जो आपको कंसाइज़ क्लास नोट्स मिल गए, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटीरियल आपके पास में आ गया, तो आपके पास एक अच्छा खासा बेस डेवलप हो गया। जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट करने की तरफ जाते हो, तो फिर फ़ायदा ये होता है कि आई विल शो यू बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक कि भई ये आपके पीवाईक्यूज़ पूछे गए थे और ये प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम पे पूछे जाएँ। ये मैं बिफोर द क्लास करता हूँ। फिर मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ाया। अब हम क्या करेंगे? मैं वापस आपको रिकॉल करवाऊँगा, याद है पहले दिन ये वाला क्वेश्चन देखा था हमने, लिखा नहीं था, सिर्फ देखा था। उससे हमें डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम पता लगी थी। अब वो क्वेश्चन हम लिखेंगे।
अब उस क्वेश्चन के बारे में जब मैं आपको लिखवा रहा हूँगा तो आई विल गिव यू टाइम इटसेल्फ इनटू द क्लास। क्योंकि होता क्या है, मैं कई बार पहले स्टूडेंट्स को देखता था कि मैं बोलता लिख लेना आप इसको और स्टूडेंट्स नहीं लिखते थे। नाउ इट इज़ बेटर कि मैं आपको 2-5 मिनट क्लास में दूँ सोचने को। तो उस क्वेश्चन के इन एंड अराउंड सोचते हैं। देन हम इकट्ठा बैठ के हम बातचीत करके लाइव इंटरेक्शन के अंदर डिस्कशन करते हैं कि हम क्या सोचेंगे। एंड अल्टीमेटली विद एवरी क्लास यू हैव डाउट क्लियरिंग सेशन कि अगर आपका कोई भी डाउट है इन द एंड ऑफ द क्लास, इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास यू मे आस्क इट और ये हमारी इंटरेक्शन लगातार चलती रहती है। इससे आपकी 3 चीजें डेवलप होती हैं। 1 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होती ही है। उसके साथ-साथ में आपके नोट्स बन जाते हैं, जो आपको एग्ज़ैक्टली अपने एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज़ करके लिखने होंगे। एंड देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी। अब आप सोचेंगे सर आप कह रहे हो 2-4 मिनट मैं सोचने के लिए देता हूँ, आपको नहीं लगता ये कम है? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम 8 से 10 मिनट में एक आंसर लिखना चाहते हैं, तो 2 से 4 मिनट सोचने में बहुत ज़्यादा होता है। और हम धीरे-धीरे उसको इवन मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके फ्रीक्वेंटली आंसर ध्यान में आए और आप उसको फटाफट लिख दो। और ये तभी होता है जब आप बार-बार ये देखोगे अच्छा डिस्कस आया है ना, मैंने क्वेश्चन में लिखा है डिस्कस कीवर्ड। डिस्कस का मतलब होता है मैंने बोथ द एस्पेक्ट को लाना है और अल्टीमेटली मैंने उसके ऊपर दे देना है कि कोई भी कंक्लूजन नहीं देना, रिजिड पार्ट नहीं रखना, मैंने एक बैलेंस आंसर कंक्लूड कर देना है। ठीक है? तो इस तरीके की प्रैक्टिस हम बार-बार करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है ना? दैट इज़ द ऑप्शनल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे इटसेल्फ एंड दैट यू नो वेरी वेल मैंने पहले भी बता दिया कि आपको 300 मार्क्स प्लस अगर टारगेट करना है अपने ऑप्शनल में तो यही मेथोडोलॉजी आपकी होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ रीडिंग और सिर्फ रीडिंग से बात बन जाएगी, नहीं बनने वाली है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब मैं ये आपकी आंसर राइटिंग करवा रहा होता हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो ये वाला डायग्राम हम यहाँ पे बना सकते थे। ये वाला फ्लो चार्ट हम यहाँ पे बना सकते थे। ये मेथोडोलॉजी हम यहाँ पे फॉलो कर सकते थे। ये चीज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होती है। इवन इन माय क्लास वी डू कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। कॉम्पिटिटिव स्टडी का मतलब होता है अगर आप 3 या 5 या मेरे पास 10 शीटें हैं तो उनमें से मैं 3 से 4 सीटें जो अच्छी होंगी, जिसने आंसर अच्छा लिखा है, मैं उसको अपनी क्लास में दिखाता हूँ। फिर एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इवन उसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि देखो ये वाला पार्ट है, इतना आपने बड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसको छोटा लिखना है। क्या काटना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जब आप प्रैक्टिस में लेके आते हो, दैट विल मेक यू परफेक्ट। यस, आप बेसिक को पढ़ के, नोट्स को पढ़ के 300 मार्क्स नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप ये मेथोडोलॉजी फॉलो करते हो, मेरे साथ जर्नी को ट्रैवल करते हो, तो डेफिनिटली हम उस मार्क्स तक पहुँच जाएँगे। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय-बाय और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताना, टीम विल रीच आउट टू यू एंड इफ यू नीड मी देन डेफिनिटली वी कैन कनेक्ट। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।